सलाम आदाब। मैं राशिद अयाज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। और आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं, बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को, इस संस्था के पैगाम को पहुंचाने तक मदद करें। हमारे साथ जुड़े हैं इरफान जामिया वाला साहब। आपकी तालीम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी तालीम कहाँ से हुई है? आप पसमानदा आंदोलन से कैसे जुड़े? अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम। मैं इरफान जामिया वाला। मेरा ताल्लुक जो है वो बिहार से है, वैशाली जिला से है। तकरीबन मैं 32 साल से सोशल वर्क समाज सेवा में जुड़ा हूँ अपने गांव से ही। और मैं एक फुटबॉलर था, स्पोर्ट्समैन था। तो स्पोर्ट्स कोटा में जब मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोटे की जब बात की, मैंने आरक्षण की बात की, तो बोले कि आरक्षण जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग जो है उस आरक्षण में नहीं आते हैं। फिर मैंने बड़ी कोशिश की और मैंने मेरी मेहनत के साथ फिर जामिया मिल्ला इस्लामिया में मैंने दाखिला लिया और मेरी तालीम जो हुई वो जामिया मिल्ला इस्लामिया से हुई। मैंने वहाँ तालीम हासिल की, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे उनके साथ जुड़ा, उनके साथ काम किया और जामिया मिल्ला इस्लामिया के तमाम एक्टिविटीज़ में मैंने भाग लिया। और वहीं से मेरी फिर से शुरू हुई एक लड़ाई, जो मैंने शुरुआत की अपने लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। फिर धीरे धीरे देखा कि मुसलमानों में भी जात पात हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रहा है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था और ये तमाम चीज़ों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हम लोग जो है वो गांव से आते, हम लोग जो है वो बिहार से आए थे। लेकिन देखा कि यहाँ भी वही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुए, जमात उलमा इस्लामी, हिंदू हुआ, तमाम लोग हम लोग के साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगा और हमने मुहिम उस वक्त शुरुआत की पासमानदा तहरीक से, क्योंकि मैंने खुद की तहरीक बनाई। मैंने खुद क्या वो भारतीय अंसारी महासंघ मैंने शुरू किया और उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। चूंकि मैं कल्चर से हूँ, ड्रामे से हूँ, तो ड्रामे करने लगा, फिर लोगों को अवेयर करने लगा, बताने लगा। और इन तमाम चीज़ों के बाद तमाम पार्टी वाले मेरे पास आने लगे। फिर मैं NSY में रहा, मैंने उस वक्त तमाम बड़े पोस्टों पे रहा। फिर जब मैं उस दौरान जामिया मिल्ला इस्लामिया का एक बहुत ही नोन फिगर बन गया, तो तमाम लोग आए और जब मुझसे जुड़ने के लिए बोला तो कि मैं आपकी बात उठाऊंगा। लालू प्रसाद यादव जी जब परवेज हाशमी के इलेक्शन में आए तो मैंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पर मैंने बहुत मेहनत की, उनके साथ काम किया। फिर उन्होंने जनता दल में थे तो जनता दल में मैं भी था। उसके बाद जब उनकी पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, तो तमाम लोग आए, जिसमें मेरे दोस्त तारिक रजा खान, इरफानुल्लाह खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, और तमाम लोग आए। तो हम लोगों ने लगभग 100 लोगों के साथ RJD को ज्वाइन किया था। उस वक्त वन ऑफ द फाउंडर मेंबर में से हम लोग थे, जो कि दिल्ली में हुआ। तो ये है। उसके बाद मैं पसमानदाओं को काम करने लगा, उस वक्त जैसे भी होता वर्कशॉप करने लगा और तमाम चीज़ों पे काम करने लगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर। फिर मैंने कोशिश की 341 पे बात करने की, मुस्लिम में जो रिजर्वेशन की बात है उस पर बात करने की, और तमाम लोगों को हक मिले। मेरा मानना है कि अगर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और फिर हमारे साथ धोखा किया गया, अंबेडकर जी ने धोखा किया। उन्होंने जब आरक्षण की बात की थी तो शेड्यूलिंग के हिसाब से कि जो समाज में जिस परिस्थिति में सोशल स्टेटस जैसा होगा उनको आरक्षण उसी तरह से मिलेगा। लेकिन
जी, फिर बाद में कांग्रेस ने ही हम लोगों के साथ धोखा किया और कांग्रेस ने, आपको पता ही होगा, 1950 में हमारा जो आरक्षण था, मुसलमानों का, पासमानदाओं का आरक्षण, वो छीन लिया गया। तो यहाँ से हम बहुत टूट सा गए थे हम लोग, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की और आज इस मुकाम पे हैं। फिर अली अनवर साहब आए, अली अनवर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनके साथ जुड़ा, फिर मैंने काम किया बहुत सारा लोगों में। जामिया में था तो लोग आते थे, इस तरह से जुड़ता चला गया। और आज मैं मुंबई में जो भी तहरीक होती है पासमानदा से रिलेटेड, मुसलमानों से रिलेटेड, महाराष्ट्र में, वो तमाम तहरीकों को मैं उसमें जुड़ता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। ये है छोटी सी जर्नी। और जी, जी, बिल्कुल। तमाम काम करने के बाद मुसलमानों में क्या है ना कि मुसलमान लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में कोई जात पात नहीं है, बट मुझे लगता है कि जब मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया में था और मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े तंजीम में काम किया, तो हर जगह पे जात पात को देखा गया है। इवन कांग्रेस ने मुझे और मेरे तमाम लोगों को बहुत ही है दृष्टि से देखा। मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ है दृष्टि, कि वो तमाम हिंदी लोग भी जाने, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है हिंदुस्तान से है, भारत से है। तो हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी से निकला, लेकिन ये हिंदी बोलना जो देवनागरी भाषा है, वो तमाम हमारे हिंदी भाषी लोगों को पता चले, हमारे दूसरे लोगों को भी पता चले। बहुत ही है दृष्टि से कांग्रेस देखा। कांग्रेस ने हमेशा यूज एंड थ्रो किया, सारे तमाम पार्टियों ने यूज एंड थ्रो किया। तो हम लोग अपने मुहिम पे लगे, और आज पहली बार कोई ऐसी पार्टी, मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी के साथ ये नहीं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो, लेकिन जो हमारी बात करेगा मैं उनके साथ रहूंगा। और पहली जी, बार, बिल्कुल। आज पहली बार मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो या मुस्लिम आरक्षण की बात हो, या वो ना कर करके सिर्फ पासमानदा मुस्लिम की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही उम्दा है। और जितने भी पासमानदा समाज के तंजीम है, मुस्लिम महाज है, अंसारी महापंचायत है, और किसने है, पासमानदा समाज है, और तमाम लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत की, बहुत काम किया। आपने खुद, मैंने खुद आपके तमाम वीडियोस देखे हैं, आपके पोस्ट देखे हैं। आप एक बहुत ही जुझारू एक समाज सेवी हैं। मैं आपको सोशल वर्कर नहीं कहकर सोशल डॉक्टर बोलूंगा, क्योंकि आपने अपने जो आपके पास में इक्विपमेंट्स थे, आपके पास में जो भी डिवाइस थे, उसके द्वारा लोगों के आपने ऑपरेशन कर करके लोगों को समाज में सुदृढ़ करने का काम किया है, स्वच्छ बनाने का काम किया है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ, और मुझे लगता है कि भारत के तमाम बच्चे जो आने वाले हैं, वो आपसे और आपके बनाए हुए जो भी वीडियोस हैं, आपके जो भी मैं पोस्ट देखता हूँ, और पासमानदा समाज के बारे में जिस हिसाब से बात करते हैं आप, और मुंबई जैसी इतनी बड़ी जगह को छोड़कर अपने पासमानदा के काम के लिए, उसको टेक्निक से जोड़ने के लिए अपने बिहार जैसी जगह पे और झारखंड जैसी जगह को चुना, और लोगों को आज जोड़ रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है राशिद भाई। और इसके लिए मैं जी, जी, आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, आज हमारी बातचीत है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के इससे रिलेटेड है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और ये किस प्रकार वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में सुधार लाएंगे? बहुत 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 ही उम्दा सवाल है। इस सवाल को जितने भी पहले खास तौर से मुसलमानों ने और तमाम जो तंजीम, मुस्लिम तंजीम है, जमात उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से इसको छुपा दिया करते थे। तो इस चीज को पर्दे पे लाने का काम, इस चीज को समाज में लाने के काम जो है आज की सरकार ने की है, उसके लिए बहुत बहुत मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले वक्फ बोर्ड के ये तमाम चीजों के बारे में जानने से पहले यह जानना नहायत ही जरूरी है कि वक्फ होता क्या है। तो वक्फ कोई आज का नहीं है, वक्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से है। उन्होंने खुद, मैंने कई किताब में पढ़ा भी है कि उन्होंने खुद उस वक्त के पासबंदा मुसलमान जो थे, उनके लिए बहुत सारी चीजें वक्फ भी, उसमें एक बागीचा का भी नाम आता है। ये मैंने बहुत ही छोटी सी उस पे खत्म कर दी कि वक्फ
क्या है और उसकी तमाम चीजों को लेकर। अल्लाह के नाम पर जो दान किया जाए, वक्फ किया जाता है, जो अच्छे कामों के लिए, पासमानदाओं के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उनको समाज में जोड़ने के लिए उस पर वक्फ कर करके, और रिलीजियस, स्पेशली रिलीजियस जो कार्य है, जो पाइस कार्य है, जो धार्मिक कार्य है, उसके लिए जो मदरसा है, मज़ार है, आपके तमाम जो चीज़ें हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, और कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा भी हैं, उसके लिए जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी दी जाती है लोगों के लिए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अज़ादाद ने दिए थे कि वो लोग आगे आए। अब मैं आता हूँ कि वक़्फ़ जो है, ये सबसे पहले भारत में ये दिल्ली सल्तनत के वक़्त से चालू था। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ को जी, लोग समझ में नहीं आता है। दिल्ली सल्तनत के वक़्त से चालू था। दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों को और तमाम लोगों को वक़्फ़ की हैसियत से देखा जाता था। उनको उसी हिसाब से उनकी चीज़ों को देख कर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। लेकिन वहाँ पर भी पासबंदा मुसलमान जो थे, उनको नज़रअंदाज किया जाता था। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आज से नहीं, ये उस वक़्त से चला आ रहा है। फिर ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया कि जब आपस में लड़ाई हो रही है, चीज़ें हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बैन कर दिया। तो फिर इस पर हंगामा हुआ और एक प्रिवी काउंसिल बनी, और प्रिवी काउंसिल में 4 लोगों की टीम थी, उन्होंने इसको बैन कर दिया। फिर ब्रिटिश सरकार ने इसको सोच करके फिर देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत है मुसलमानों की, गुजरा की, कबारों की, जो लोहा की, हिसार की, नट की, बक्खों की, तो उन्होंने फिर इसको लागू कर दिया। ये तो चीज़ें हुई 1900। उसके बाद भारत की सरकार जो है वो आई, जब आज़ादी हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में, तो उसके बाद ये वक्फ बोर्ड का उन्मूलन किया गया। अब आप अपना सवाल बताएं। जी, इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की शक्तियों और कार्य प्रणाली में क्या बदलाव आएंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो उससे वक्फ बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही स्वच्छ, साफ सुथरा और एकदम आइडियलिस्टिक जो कार्य प्रणाली है वो चलेगा, और बगैर भेदभाव के, बगैर तुष्टीकरण के ये जो वक्फ बोर्ड का काम है वो चलेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो भी तरमीम की बात की गई है, जो भी संशोधन की बात की गई है, वो काबिल तारीफ है। और पहली दफा किसी सरकार ने पासबंदा मुसलमानों को एक तंजीम, जो वक्फ बोर्ड की तंजीम है, जो उनकी तंजीम है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के तमाम पार्टियों ने उनके लिए बनाया था, लेकिन उनके नुमाइंदे उसमें नदारत थे, उसमें नहीं दिखते थे। तो पहली दफा किसी ने वक्फ बोर्ड में, इस तंजीम में आने के लिए पासबंदा मुसलमानों को दावत दिया है, न्योता दिया है, और न्योता क्या, उनको एक अधिकार के दिया है कि हम 2 मुसलमान जो है उसको, या एक मुसलमान जो है, जो पासबंदा मुसलमान होंगे, उनको रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी बातें वहां तक पहुंचेगी। दूसरी चीजें हैं कि हिंदुस्तान में औरतों के हुकूक के बारे में बात की गई है, इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में बात की गई है, लेकिन औरतों को उस तरह से अधिकार नहीं दिया जाता था। उस पहली दफा किसी सरकार ने औरतों को अधिकार, हक व हुकूक दिया है। हाँ, पासबंदा को नहीं दिया है। हाँ, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके जो तंजीम है उनमें भी औरतें हैं, लेकिन वो पासमानदा नहीं है। पहली बार किसी ने पासमानदा की बात की है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है। तीसरी चीज जो है इसमें कि उन्होंने कहा कि सारे कंट्रोल जो है वो एक कलेक्टर जो होगा, जिला अधिकारी जो होगा, उनके हाथ में रहेगा। वो अच्छी चीज है, तीनों उनके हाथ में रहना चाहिए। और बट मैं कहता हूँ उनके हाथ में रह करके एक नया संशोधन करना चाहिए इनको, कि एक जो है हर वक्फ मित्र बनाना चाहिए, जो पासबंदा मुसलमान हो, जो वक्फ मित्र होता है, यानी कि वक्फ दोस्त, एक नया उनको एक पोस्ट क्रिएट करना चाहिए वक्फ मित्र का, जिनको ये पूरा अधिकार हो। क्योंकि जो मुतवल्ली होते हैं वो तमाम चीजें अपने हिसाब से करते थे इससे पहले,
जो भी अशराफ थे हमारे, वो किसी भी पासबंदा मुसलमान को, किसी भी लेडीज को, किसी भी औरतों को इस तंजीम में घुसने की इजाजत नहीं थी। उनको सिर्फ वहां पर भी कप प्लेट उठाना और उनको उनके लिए चादर बिछाना, उनके लिए दरी बिछाने का काम किया करते थे और खुश थे। दीन बचाओ देश बचाओ के नाम पर वो अपने लोगों को लाते थे और राजनीतिक रोटी सेकते थे। अगर दीन बचाओ देश बचाओ बिहार में होता है तो उसमें लगभग 5 लाख लोग आते हैं, जिसमें 4 लाख पासमानदा होते हैं और मुसलमान जो पासमानदा है उनको कहीं भी जगह नहीं दिया जाता है, किसी भी सरकार में जगह नहीं दिया जाता है। इस तरह से पहली बार किसी सरकार ने वक्फ बोर्ड में मुस्लिम पासमानदा मुस्लिम की बात की है, उनकी हिस्सेदारी की बात की है, वो काबिले तारीफ है। अब चौथी चीज है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन में हुआ है कि जो हमारे मुसलमान जो बोहरा कम्युनिटी से है, जो दूसरे कम्युनिटी से है, वो उनका भी एक नुमाइंदा इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं पहले ही से वक्फ बोर्ड में जो है ना, वो 2 बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम शिया वक्फ बोर्ड। तो जो भी बोहरा कम्युनिटी है या उस तरह की जो कम्युनिटी है, वो ज्यादातर 80% जो है ना वो शिया कम्युनिटी से, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो पहले से है। इसमें मैं कहता हूं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और एक शिया कम्युनिटी वक्फ बोर्ड और सुन्नी कम्युनिटी वक्फ बोर्ड के बाद एक पासमानदा कम्युनिटी वक्फ बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पासमानदा हम है। बोहरा में कोई पासमानदा नहीं है। बोहरा में 80% लोग जो है वो सब पैसे वाले हैं, अच्छे घरों से है, तमाम है। सिर्फ पासमानदा कम्युनिटी में जो हमारे जात के बिरादरी के लोग हैं, वो लोग पासमानदा है और उनका कोई 80% हम है मुसलमानों में, 80% मुसलमानों में हम है, हम और उसमें से 15% हमारे पासमानदा है और हमारे लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। हमारे लिए सरकार से कोई भी सहायता की कोई भी तंजीम हमको नहीं देखती है। ये बहुत ही गलत है। इसलिए मैं सरकार से मुत्तबाना गुजारिश करता हूँ, नम्र विनती करता हूँ कि वो पासमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाए और पासमानदा मुस्लिम वक्फ बोर्ड का नाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और चौथी चीज जो है कि उसमें हिंदू धर्म के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव की बात, तो इस पे जरा सा मैं ये हूँ कि हमारी वक्फ की जो बात है, वक्फ की जो चीजें हैं वो हमारी है, वो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे लोगों ने दिया है। जैसे मेरे घर पे मेरे दादा ने मदरसा चलाया और मदरसा जो है वक्फ किया। मेरे फादर ने स्कूल का, वो मेरे गांव में स्कूल बनाया, उसको जमीन को वक्फ किया। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अंसारी सिंघाड़ा वैशाली बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने अपने बहुत सोशल वर्कर समाज सेवा की अपनी जिंदगी में और वक्फ किया। और तमाम चीजों को लेने के बाद हमने ये देखा कि अगर वो लोग जो दूसरे कम्युनिटी के लोग आएंगे तो इस पे एक वाद विवाद का टॉपिक बनेगा और वो आगे जाकर बहुत ही खराब होगा। इसके लिए मैं इसके खिलाफ हूँ। और ये तमाम चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि हाँ, एक चीज और कि अगर मोदी जी जो है वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, और वक्फ तो एक छोटी सी बोर्ड है भाई, ये मैं पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार में 543 जो हमारे एमपी है, उसमें से कितने मुसलमान हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, कितने मुसलमान हैं जिनको वो दिया। हम हिंदुस्तान में एक हमारा जो जनसंख्या है वो काफी बड़ा है, तो हमारी बात कौन करेगा। तो पासमानदा समाज से एक मंत्री बनाया जाए। मैं ये भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारा 18% लोग, 20% लोग जो है हमारे, उनकी बात कौन करेगा पासमानदाओं की। पासमानदाओं की तो छोड़ो, आज मुसलमानों के लिए भी एक भी वहां पर मंत्री नहीं है हमारे जो हमारी बात कर सके, हमारे लोगों की बात कर सके। चौथी चीज ये है कि ये सही है कि पहली दफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा समाज को हर बड़े बड़े जितने भी उन्होंने रैली की उसमें नाम लिया और उनको जोड़ने की बात की। लेकिन बड़े अफसोस की बात कर रहे हैं हमें कि वो जोड़ नहीं रहे, वो कहीं पर भी जगह नहीं दे रहे हैं। मैं मुत्तबाना गुजारिश करूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके नक्शे कदम पे चले और सबके साथ सबका विकास की बात करें।
क्योंकि देश में विकास होगा, पसमानदा का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो दुनिया का विकास होगा, दुनिया का विकास होगा तो इंसानियत की विकास होगा। जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इंसानियत की बात करो, मानवता की बात करो, ह्यूमैनिटी की बात करो, और इसी ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने पहली दफा दुनिया में वक्फ का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने अपनी बागीचा गरीब पासमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ किया, अपनी जमीन वक्फ किया। ये काबिल तारीफ है। और मैं वो आखिरी खुतबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए कहा था, उस पर तमाम मुसलमानों को मैं ये बोलता हूँ कि उस पर अमल करे और उस पर अमल कर करके उनकी दीन और दुनिया और आखिरत की बात करे और इल्म और हिकमत के साथ मुसलमानों को आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और तमाम लोगों की बात करता हूँ। जी सर। और तीसरी चीज है कि ये 5वीं बार बता रहा हूँ कि उसमें लीगली जो है ना 1-2 लोग होने चाहिए जो कि तंजीम को आगे बढ़ाए तमाम चीजों। उसमें से एक मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो तंजीम, हमारे जो लॉ है वो अलग है। तो हमारे एडवोकेट एक होना चाहिए, हमारे एडवोकेट होना चाहिए जो हमारे लॉ के हिसाब से बात करे, इस्लामिक लॉ के हिसाब से बात करे, वो तमाम चीजों को देखे। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस्लाम के साथ हूँ, इस्लाम को लेके चल रहा हूँ। बगैर इस्लाम के पूरी दुनिया में पूरे जो कायनात है उसमें कुछ भी उस तरह से तरमीम, उस तरह से चेंज बदलाव नहीं आ सकता है। तो मैं ये कहता हूँ अपने भाइयों को, अशराफ भाइयों को, तमाम लोगों को कि भाई हम तो गरीब हैं, पासमानदा है, हमारे ऊपर और अत्याचार ना करो और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और ये जो भारत सरकार ने हमारे को एक जगह दिया है, एक सोच दी है, उसको उस पर आप लोग लब्बाइक करो और मुसलमानों, पासमानदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में आने के लिए और काम करने के लिए बहुत बहुत जी इरफान साहब, जी बहुत अच्छी बात आपने की है। जी वक्फ बोर्ड की आमदनी का उपयोग मुस्लिम समुदाय के तालीमी और आर्थिक विकास के लिए कैसे किया जा रहा है? क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, सुधार की जरूरत है? मैं इस पे तो बोलना ही चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद इसके इसलिए बोलना चाहूंगा कि मैं खुद इसके इस रास्ते से गया हूँ। क्योंकि मैं जब जामिया में था तो मैंने जामिया के तमाम लोगों को बोला कि हमें 2 चीजों की सख्त जरूरत है। हाफिज हसीब अनवर जो कि कांग्रेस में है अभी, वो हमारे साथ बहुत काम किए हैं, तारिक रजा खान और बहुत सारे लोगों ने, कि भाई वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, इतनी जमीन हर जगह पे है और हम लोग यहाँ पर उसके लिए कोई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और उसके साथ हम जो है आज के दौर में जो बदलाव हो रहा है टेक्निक्स के, उसके लिए मास कम्युनिकेशन बनाए। क्योंकि मैं मीडिया फील्ड से हूँ तो मैं वही सोचता था और हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, हमने कई जगह पे। और बाद में मेरे जितने भी दोस्त, मैं पटना गया, पटना वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उस दौर में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उनसे मुलाकात की। मेरे जामिया के 2-3 दोस्त थे, उन लोग मेरे साथ गए, सलाउद्दीन मेरे दोस्त थे, वो गए, बहुत सारे लोग। और हम लोगों ने उनको प्रपोजल बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग स्कूल कॉलेज की प्लानिंग कर रहे हैं, जो वक्फ का जो जमीन है वो दे और हम लोग अलीगढ़ जामिया की तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों ने 1 महीना ऐसे मुझे घुमाते रहे और कुछ नहीं किया। और बाद में उस जगह पे बिरयानी की दुकान खुल गई, जो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ देख के, वो लोग बिरयानी की दुकान खोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है, जितनी भी लगभग 8 लाख 9 लाख जितनी भी जमीन प्रॉपर्टी है, तमाम प्रॉपर्टी को इकट्ठा करे सरकार और इकट्ठा करके मुस्लिम तंजीम जो है, मैंने एक 80 पेज का एक पूरा डिजाइन किया कि कैसे किस तरह से वो चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं, मुस्लिम पसमानदा डेवलप हो सकता है, कॉलेज वक्फ बोर्ड की चीजों को कैसे हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ बैठे और बैठ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है परवेज भाई और यूनुस भाई, इन लोगों से हमारी बात हुई है और बहुत बढ़िया मतलब डिजाइन किया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उस हिसाब से हमारे साथ आकर के बहुत जरूरत, इतनी जमीन, इतनी चीजें हैं कि मुसलमानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड के द्वारा ही हम लोग इतनी कुछ कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अफसोस कि मेरे पहले जो भी मुतवल्ली थे, हम लोग से पहले जो भी मुतवल्ली थे, हम तो अभी आ ही नहीं है, लेकिन जो भी मुतवल्ली थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने अपने कामों के लिए, अपने रिश्तेदारों के कामों के लिए, दोस्तों के कामों के लिए, अपने व्यवसाय के यूज करते थे और वक्फ बोर्ड का बहुत नुकसान किया। वक्फ बोर्ड से तो
अरबों नहीं खरबों रुपया की आमदनी हो सकती है, जो कि प्लानिंग की जरूरत है, जो कि 80 पेज का मेरे पास है। जी सर। जी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किस वर्ग का नियंत्रण है और इसका लाभ किसे मिल रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है, क्योंकि शुरू से ही पासबंदा मुसलमानों की बात की गई है कि शिया वक्फ बोर्ड एंड सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इन दोनों वक्फ बोर्ड में हायरार्की सिस्टम है। सोशियोलॉजी में हायरार्की सिस्टम बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तरीकरण, जिसमें स्टेज बाय स्टेज पोस्ट होते हैं। वो तमाम, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जनरल सेक्रेटरी हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, आपके ट्रेजरार हो गए, तमाम चीजें, कमिटी मेंबर हो गए, ये तमाम, नॉट ओनली वक्फ बोर्ड, तमाम मुस्लिम तंजीम में आज जो है वो अशराफों की पकड़ है, और आज नहीं शुरू से ही उनकी पकड़ है। और वही वक्फ बोर्ड को इस तरह से सांप की तरह बैठे हुए थे कि कोई उस पर आकर के हमें छीन न ले, और अपनी प्रॉपर्टी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अपने अपने कामों के लिए, अपने दोस्तों के कामों के लिए और अपने रिश्तेदार के कामों के लिए, उसके लिए फायदा उठाया। और नोच खचोट करना, मैंने शब्द जो है नोचना खसोटना मैंने इस्तेमाल किया है, कि नोच खसोट करके खाते थे। ये बहुत ही गलत बात है। इसी की वजह से सरकार का ध्यान उस पर गया। अगर मेरे पास में इतने प्रॉपर्टी थे, वक्फ बोर्ड के पास में इतने प्रॉपर्टी थे, कि अगर कायदे से वो काम किया होता तो कम से कम हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ कम से कम 50 स्कूल, 10 यूनिवर्सिटी और कम से कम 25 से 30 हॉस्पिटल होते, जो कि कोरोना में हमने देख लिया कि मुसलमानों का क्या हाल था। एक भी हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर मुसलमानों को, हमने तो बहुत मदद की, जामिया मिल्लत इस्लामिया अलमुनी एसोसिएशन और अलीगढ़ मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से मिल करके मुंबई में हमने बड़ी लोगों को कोरोना काल में ये किए। अब मुसलमान एरिया में तो मैंने बहुत बुरा हाल देखा, क्योंकि उनके पास में कोई हॉस्पिटल ही नहीं था अपना। तो इस तरह से बहुत दुरुपयोग किया गया। अगर उसको श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया में काम करते, उस पर एक स्ट्रेटजी बना करके काम करते, उसको सोच के मुसलमानों के हक व हुकूक के लिए काम करते, तो मैं इंशाअल्लाह मैं ये कह सकता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आज छोटी सी कॉन्सेप्ट जो वक्फ था, उससे मुसलमानों की बहुत कमाल का काम होता है। मुसलमान कभी गरीब नहीं रहते, कोई पसमानदा नहीं रहता, किसी को हॉस्पिटल की अगर जाने की जरूरत नहीं होती, कोई एजुकेशन से वंचित नहीं रहता। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हम मुसलमान में पसमानदा कम्युनिटी को एजुकेशन दे। इसका प्रमाण है मेरे पास। सर सैयद अहमद खान ने अपने खुद स्पीच में, उनकी एक किताब है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हमारे बच्चों के साथ जुलाहे, कुजरे और कबारी के बच्चे भी पढ़ेंगे। बड़े अफसोस की बात है। और उन्होंने केस भी कर दिया, बट वो केस हार गए। फिर जो पासमानदा मुसलमान थे, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेना पड़ा सरकार की वजह से। उस वक्त के जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वहाँ हम फिर गए और हमारे बच्चे पढ़े। फिर हमारे भाइयों ने पढ़ा अलीगढ़ से, फिर मैं पढ़ा, फिर मैं जामिया से पढ़ा, और तमाम लोग, हमारे लाखों लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं। हमें वक्फ बोर्ड के बेहुरमती हुई, हम तो बेहुरमती वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ बनाया था। उनकी काम किए हुए उनके फेल को हम ना माने तो वो बेहुरमती है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर दिया, अशराफों ने, और कभी भी किसी पासबानदा मुसलमान को सामने नहीं आने दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे वक्त में जामिया मिल्लत इस्लामिया में कोई भी मुस्लिम ऐसा लीडर नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। जितने भी तमाम लीडर हैं, कमाल अख्तर हो, नईम उल हसन हो, या जितने भी लीडर हो, सबके लिए मैंने मेहनत किया, सबको राज्यसभा में लाने का और सबको MP और MLA बनाने का काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारे दोस्त कमर आलम, वो एक अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया सबके लिए सोचते थे, पासमानदाओं की बात, सबकी बात करते थे। जामिया मिल्लत इस्लामिया के एक वाइस प्रेसिडेंट थे, सईद भाई वाइस प्रेसिडेंट थे, जो अलमुनी एसोसिएशन में थे, और जो कि उन्होंने सभी मुसलमानों की बात की। अगर कभी भी कोई पासमानदाओं के खिलाफ बोलता था तो उठ के खड़े हो जाते थे कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। इस्लाम में सबकी अगर बात करते हो तो सबकी बात कीजिए, कोई उस तरह से चीज नहीं है। इरफान अगर टैलेंटेड है तो इरफान को मैं कमेटी में रखूंगा, अली अशरफ अंसारी अगर टैलेंटेड है उसको रखूंगा,
यूनुस अगर है वो राइन टैलेंट है तो मैं रखूंगा, इस तरह से वो बात करके लोगों को आगे बढ़ाते। तो मैं बहुत ही काबिल तारीफ मैं इस इंसान को, लेकिन लोगों ने उसके साथ भी राजनीति करके उनको बाहर कर दिया। ये बहुत ही गलत है। मुसलमानों की सोच, इस पर काम करने की सख्त जरूरत है। कुछ लोग हैं जो इस तरह के अच्छे काम करने की सोचते हैं, बट उनको जगह स्थान नहीं दिया जाता है। जी सर। जी, बिल्कुल। सरकार से, भारत की सरकार से ये मुत्तबाना गुजारिश करता हूं कि 10 अगस्त 1950 को जो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, पासमानदा मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, 341/1 में 3 में डाल करके ये उसको हटाया जाए, ताकि भारत के मुसलमान, भारत के पासमानदा मुसलमान भी आज संसद में दिखे, आज वो सरकारी नौकरी में दिखे और वो हर जगह पे दिखे। जो कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ। जब तक हमारे साथ ये नहीं होगी, एजुकेशन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वक्फ बोर्ड से हम कुछ भी कर लेंगे तब भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले 341/3 पे काम करने की जरूरत है। और सरकार सोच समझ के और अपने बिट्टो पावर यूज करके, जो बिट्टो पावर उन्होंने यूज किया था 370 में और दूसरे कानून लाने के लिए, वही कानून उसी विट्टो पावर को यूज करके, प्रयोग करके अपने हक के साथ 341 में मुसलमानों को लाए। और SC ST मुसलमान जो कि दलित, गरीब, पिछड़ा, मजबूर, यतीम है बेचारा, उन लोगों को जोड़े, उन लोगों को आरक्षण दे। यही मेरी सरकार से गुजारिश है। और आखिरी बार मैं आपको और तमाम मेरे चाहने वाले नाजरीन को ये बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं कि आपने मेरी बात सुनी। इस बात में मेरी कुछ गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मैंने बड़ी मेहनत की है मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए। तो देश के जितने भी राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मुख्य रूप से हमारे मुख्यमंत्री जो है सिंध साहब महाराष्ट्र के, और बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, ये हमारे पासमानदाओं के मुतालिक सोचे और इस पर काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।